कि कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT, जिसका अर्थ सरल भाषा में यह है कि जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे आप वोट डालते हैं तो हर मतदाता की स्वाभाविक इच्छा ये होती है कि उसको पता रहे कि उसका वोट करेक्टली रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ। अ वोटर हैज अ राइट टू नो वेदर हिज वोट हैज बीन करेक्टली रजिस्टर्ड और नॉट। इसलिए वोटिंग पैटर्न इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का है। ये याद रहे कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 1992 में इसका पहले प्रयोग हुआ था और ये जो VVPAT मशीन्स थी ये कई फेजेस में कुछ सीमित मात्रा में पहले ऑर्डर हुई हैं। 2013 में 20,300 के करीब ऑर्डर हुई थी। 2015 में लगभग 67,000 ऑर्डर हुई थी और इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय भी है 8 अक्टूबर 2013 का कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ये रीअफर्म करता रहा कि मतदाता का ये अधिकार है कि उसकी जानकारी रहे कि उसका वोट रजिस्टर हुआ है कि नहीं। और इसलिए चुनाव आयोग का अपना आकलन है कि 16,15,000 मशीन्स और चाहिए और ये मशीन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर करती है। दोनों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं और ये सारा प्रोक्योरमेंट अगर अप्रैल 2017 में ऑर्डर दिया जाए तो सितंबर 2018 तक जो उनसे नेगोशिएशन हुआ है ये पूरी सप्लाई आ सकती है और इसका जो कुल कीमत होगी वो 3,173.47 करोड़ है। इसमें से 3,173.47 करोड़ और इसका खर्चा स्वाभाविक है कि 2 फाइनेंशियल ईयर्स में स्प्रेड होगा और सरकार बजट में से ये सारा खर्चा देगी। कुछ इस वर्ष होगा, कुछ अगले वर्ष होगा और इसकी मंजूरी दी गई। इसका अर्थ ये है कि अगर सितंबर 2018 को सारी मशीन्स तक आ जाती हैं तो स्वाभाविक है कि उसके बाद जितने भी इलेक्शंस होंगे सभी पोलिंग बूथ्स की इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के साथ पेपर ट्रेल भी होगा। चुनाव आयोग इसकी मांग करता रहा है और इसकी पूरी चर्चा करने के बाद आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने इसकी अपनी स्वीकृति दे दी है। 2 अन्य और फैसले थे। एक आर्म्ड फोर्सेस में जो लोग डिसेबल्ड हो गए या मार्टर्ड हो गए 19/12/91 19/12/91 और 29/11/99 यानी 91 से 99 के बीच में उनको लीव इनकैशमेंट की सुविधा नहीं मिली थी और जिनकी ऐसे 10,000 के करीब लोग हैं जिनमें से 7,000 दुनिया में नहीं है, उनके परिवार वालों को इसका लाभ मिलता है। सो 10,000 के करीब सोल्जर्स को या उनके परिवार वालों को इसका लाभ मिलेगा तो उनको भी ये लीव इनकैशमेंट की सुविधा दी गई है। एक आर्थिक विषयों से संबंधित निर्णय था कि जो फंडिंग अरेंजमेंट्स बायलैटरल एजेंसीज करती हैं जैसे जायका है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को करती हैं या सेंट्रल PSUs को करती हैं। स्टेट एंटिटीज को अनुमति नहीं थी
तो अगर किसी भी स्टेट एंटिटी की फंडिंग चाहिए उसके प्रोजेक्ट्स के लिए तो वो राज्य सरकार को लेनी पड़ती थी, और इसलिए राज्य सरकार की जो FRBM की लिमिट्स है उसमें वो आ जाता था। और इसका औचित्य हुआ ये जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, वो बना तो वहां की एक एजेंसी रही है स्टेट गवर्नमेंट की, लेकिन अगर उसका सारा खर्चा जो फंडिंग है सरकार के माध्यम से होगी, राज्य सरकार के, तो उनकी अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए साधन कम हो जाएंगे, उनका FRBM टारगेट उसमें कवर हो जाएगा। तो कुछ कंडीशंस पे कि एक सेक्टर ऑफ स्टेट एंटिटीज हैं, एक कैटेगरी जिसका रेवेन्यू 1000 करोड़ से ज़्यादा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो जिसकी कीमत 5000 करोड़ की हो, तो इस तरह की स्टेट एंटिटीज जो ये प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करेंगी उनको ये अनुमति दी गई है कि वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी के आधार पर इन एजेंसीज से पैसा ले सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को जो जापानीज फंडिंग मिलनी है, इसका स्वाभाविक महाराष्ट्र को इससे लाभ हो जाएगा। एक अन्य निर्णय आज सरकार ने लिया, ये प्रधानमंत्री जी का निर्णय था जो उन्होंने कैबिनेट को रिपोर्ट किया कि सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स जो हैं, ये सेंट्रल रूल्स हैं 1989 के। इन सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में कुछ फार रीचिंग अमेंडमेंट्स की जा रही हैं। इसकी स्वीकृति प्रधानमंत्री जी ने दी है, और ये जो अमेंडमेंट्स हैं इसकी प्रक्रिया ये है कि आज अमेंडमेंट हम लोग करके पब्लिश करते हैं, इसलिए कुछ समय देना पड़ता है। तो ये 1 मई इसी वर्ष की 2017 से लागू हो जाएंगे, और इसमें जो 2 प्रमुख परिवर्तन हैं और कुछ उसके कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस हैं। इसमें एक रूल 108 है जो डील करता है यूज ऑफ रेड, व्हाइट एंड ब्लू लाइट्स के साथ, और इसमें सब रूल 1 और उसका सब रूल 3, दैट इज 108 इन ब्रैकेट 1 इन ब्रैकेट रोमन 3, वो रूल ये कहता है कि कुछ कैटेगरीज ऑफ व्हीकल्स हैं हाई डिग्निटरीज के, जिनको केंद्र सरकार या राज्य सरकार स्पेसिफाई कर सकती है। वो लोग रेड लाइट अपने व्हीकल्स पे लगा सकते हैं। सो अ रेड लाइट कैन बी कैरीड ऑन व्हीकल्स ऑफ सर्टन हाई डिग्निटरीज who are specified by the central government and the state government. ये सेंट्रल रूल है, और केंद्र सरकार संशोधन करके इस रूल को रूल बुक से हटा रही है, और इस रूल को अबॉलिश करने का और इसको हटा देने का अर्थ ये होगा कि ना केंद्र में ना किसी राज्य में कोई भी ऐसा डिग्निटरी नहीं होगा जिसको केंद्र या राज्य सरकार नॉमिनेट कर सकती है कि वो रेड लाइट कैरी कर सकता है। तो इसका असर ये होगा कि 1 मई से कोई भी व्यक्ति देश में और कोई भी व्हीकल देश में रेड लाइट नहीं कैरी कर पाएगा। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, और उसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि जो रूल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार देता है ऐसे डिग्निटरीज को स्पेसिफाई करने का, वो प्रावधान ही कानून की किताब से हटाया जा रहा है।
एक इसमें अन्य रूल है, रूल 108 इन ब्रैकेट 2, न्यूमेरिकल 2। पहले वाला था रोमन 1 एंड रोमन 3, ये न्यूमेरिकल 2 है, जो ये अधिकार देता है राज्य सरकारों को कि ब्लू लाइट विद द फ्लैशर किन वाहनों पे लगेगी वो कोई राज्य सरकार स्पेसिफाई कर सकती है। इस रूल को भी बदला जा रहा है और इसको बदलने के बाद केवल डिफाइंड इमरजेंसी सर्विसेज होंगी देश भर में, और वो अमेंडेड रूल में आ जाएंगी। उदाहरण एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या पुलिस व्हीकल। ये जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, केवल इन्हीं के लिए देश भर में ये प्रावधान होगा ब्लू लाइट का। और इसलिए रूल 108 के इन 2 परिवर्तनों के साथ जो इसके कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस चाहिए होंगे अन्य रूल्स में, वो भी साथ में हो जाएंगे। तो इन दोनों का कुल मिलाकर अभिप्राय ये रहेगा कि रेड लाइट 1 मई से बाद कोई नहीं कैरी कर पाएगा और ब्लू लाइट केवल इमरजेंसी व्हीकल्स पे देश भर में होगी। ना केंद्र ना राज्य सरकार के पास कोई अधिकार होगा किसी को विशेष अनुमति देने का या किसी कैटेगरी को स्पेसिफाई करने का। और इमरजेंसी सर्विसेज के मैंने उदाहरण आपको दिए हैं, केवल इस कैटेगरी की सर्विसेज उसमें होंगी जो कानून में ही डिफाइन की जाएंगी। राष्ट्रपति जी आज मुझे बता रहे थे कि पहले सोच थी कि आजादी की जरूरत नहीं, पहले सोच थी कि हम अंग्रेजों के राज के साथ जी सकते हैं। मगर जब गांधी जी ने सच्चाई देखी